हेलो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज का जो अपना टॉपिक होने वाला अगेन 12th क्लास का डाउट क्लास है और ये इसका पार्ट 15 है ना। तो इसमें हमने 4 बेहतरीन न्यूमेरिकल लिए हैं जो बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन है, खूब पूछे गए दबा के एकदम। कोई 16 में, कोई 12 में, कोई 13 में, कोई 14 में। तो सवाल हर दूसरे तीसरे चौथे साल में रिपीटेड भी किए जाते हैं, तो क्यों ना क्या पता इनसे ही कोई सवाल बन जाए। और दूसरी एक बात आपको और बतानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड में आपको मैं सलाह देने वाले, गुड न्यूज देने वाले हैं, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला सवाल इधर से शुरू कर देते हैं क्योंकि उधर वाले सवालों को लगाने के लिए इधर बोर्ड चाहिए अपने को, तो इसे निपटा लेते हैं। पहले सवाल कह रहा है बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता निकालिए और 4 माइक्रोफैराड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। इस सवाल में दो क्वेश्चन है, एक तो इस पूरे सर्किट का आपको टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करना है और इस वाले माइक्रोफैराड के बीच आपको विभवांतर की गणना करनी है ना। तो अगर हम आपको स्पीड में लग रहे हो तो आप यूट्यूब की रफ्तार भी थोड़ी सी स्लो कर लेते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर बच्चे जनरली गलती क्या करेंगे इस डायग्राम में कि ऊपर नीचे सबको जोड़ देंगे समांतर क्रम में, पर ऐसा नहीं है ना। जबकि ये वाले दो समांतर क्रम में हैं, फिर ये वाला इसके साथ जाएगा श्रेणी क्रम में, फिर आपस में जाएगा समांतर क्रम में, ठीक है ना। सूत्र आपको याद होंगे, सी समांतर क्रम का होता है C1 + C2 + अप टू डॉट डॉट, और श्रेणी क्रम का होता है 1/C1 + 1/C2 + अप टू डॉट डॉट, ठीक है ना। बेसिक फार्मूला याद रखिएगा। तो ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में जुड़ करके आंसर कर देंगे कितना, 6। इस बॉक्स का उत्तर कितना है, 6। और ये वाला 6 और ये वाला 18 एक दूसरे के साथ कौन से क्रम में है, तो आप कहेंगे श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में है, श्रेणी। तो पहले इनको निपटा लेते हैं, है ना। तो चलो ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ के नेट आंसर को मान लेते हैं C डैश, तो 1/C डैश क्योंकि श्रेणी क्रम में है, 1/C डैश बराबर 1/18 + 1/6। अब ध्यान से देखेंगे तो 18 अपना एलसीएम मिल जाएगा। 18 का भाग 18 पे लगाएंगे 1 आएगा, और 6 का भाग जब 18 पे आप लगाएंगे तो 3 आएगा। तो उत्तर आ जाएगा 4/18। 4/18 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा 2/9, जो कि 1/C डैश है। मुझे 1/C डैश नहीं चाहिए होता है, मुझे चाहिए होता है C डैश। तो बताओ सब लोग, C डैश की आंसर कितना आ जाएगा, 9/2, ठीक है ना। तो 18 और इस 6 को जब श्रेणी क्रम में लगाया गया तो उसका उत्तर कितना मिल गया, 9/2। और ये 9/2 इस 6 के साथ कौन से क्रम में, समांतर, क्योंकि ऊपर नीचे हो गया, है ना। तो हम यहाँ के उत्तर को मान लेते हैं C डबल डैश। तो क्या लिखे बोलो, 9/2 और प्लस में 6, तो बताओ कितना आ जाएगा, 12, 12, 9, 21, 21/2। ये आ गया अपना इस पूरे से बॉक्स का उत्तर। क्लियर हो गया ना ये, ठीक। 21/2 माइक्रोफैराड ये पूरे बॉक्स का आंसर है। अब ये वाले 4 को भी तो देखना है, तो पूरे बॉक्स और इस वाले 4 को अगर हम आपसे पूछे कौन से क्रम में, तो आप कहेंगे श्रेणी क्रम में। इसका मतलब हमें फार्मूला लगाना चाहिए 1/CAB, क्योंकि आप सबको अगर जोड़ेंगे तो और कैपेसिटेंस बची नहीं है, तो पूरा पूरा सर्किट सॉल्व हो जाएगा। तो 1/CAB इक्विवेलेंट 4 माइक्रोफैराड यानी 1/4 प्लस 1/C डबल डैश। C डबल डैश की वैल्यू 21/2 है, तो 1/21/2। तो अगर आप सही सही समझ रहे हो तो ये वाला 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमने एक बार लिखा भी और मिटा करके फिर 2/21 लिख दिया है। कैसे लिखा ये बात आप समझ चुके होंगे। आप क्या करें, यहाँ पर एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो एलसीएम कितना मिल जाएगा, 21 बड़ा नंबर एलसीएम होता है पर हो नहीं पा रहा है यहाँ पर, है ना। तो इसका गुणा कर लीजिए। ध्यान से देखेंगे 1/CAB बराबर एलसीएम ले लीजिए 84। कितना ले लीजिए, 84। 4 का मान इस पे लगाएंगे तो 21 आ जाएगा, और 21 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा, है ना। तो बहुत ज्यादा इंटू में 1 लिख सकते हैं, प्लस 21 का मान इस पे लगाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 × 2 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 2 + 8, है ना, सॉरी 21 + 8 बटे में बोलो 84। तो ये वैल्यू आ गई 1/CAB की, 1/CAB की, पर हमें फाइंड करना था CAB, तो CAB वैल्यू पलट जाएगी। तो बताओ कितनी आ जाएगी, 84/29 माइक्रोफैराड। ये आपका टोटल कैपेसिटेंस है सर्किट का, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी ये जो पूरा सर्किट लगाया है आपने, उसमें जो बिटवीन A और B के बीच का जो कैपेसिटेंस है उसका आंसर है 84/29 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। तो ये हो गया एक सवाल। अब क्या निकालना है अपने को, 4 माइक्रोफैराड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर के लिए फार्मूला अपने को समझ में आ गया है, V बराबर होता है Q/C, क्योंकि C बराबर होता है Q/V। तो V बराबर Q/C। तो C की तो वैल्यू अपने को पता है कि 4 है, पर दिक्कत कौन करेगा, क्यों। इसका मतलब क्यों आपको निकालना पड़ेगा, क्यों को समझना भी है। ध्यान से देखोगे तो यहां से जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो सबसे पहले ये वाला चार्ज इसमें जाएगा,
चूंकि ये चार और पूरा पूरा सेटअप श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में आवेश नियत रहता है, तो जितना आवेश 4 में होगा सेम वही आवेश इस पूरे बॉक्स का भी होगा। इसका मतलब अगर हमें टोटल चार्ज आता है तो हमें 4 माइक्रोफैरेड का भी चार्ज आ ही जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो पहला काम है चार्ज निकाल लीजिए। पहला काम क्या निकाल लीजिए? चार्ज। तो V बराबर Q अपान C तब लगाएंगे जब हमें चार्ज आता हो। तो हम पहले निकालेंगे QAB इसलिए क्योंकि टोटल कैपेसिटेंस का यूज होगा, क्योंकि जो चार्ज टोटल सर्किट का है वही चार्ज 4 माइक्रोफैरेड का भी होगा। तो QAB बराबर CAB इंटू VAB, है ना। तो CAB बोलो कितना है? 84/29 इंटू वोल्टेज सप्लाई दे रखी है 2 वोल्ट, है ना। तो ये हो जाएगा 168/29। ये आ गया कुलाम, माइक्रो कुलाम QAB। पर हमें QAB सवाल में नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल में चाहिए वोल्टेज। क्या चाहिए? वोल्टेज। तो वोल्टेज निकालने के लिए क्या करना है? अब V निकालना है अपने को, है ना। तो V बराबर बोलो क्या फार्मूला लगाने? V 4 माइक्रोफैरेड। अपने को वोल्टेज निकाला किस चार्ज के बीच, किस कैपेसिटर के बीच? 4 माइक्रोफैरेड वाले के बीच। तो अभी भी फार्मूला बोला है Q अपान C। C 4 माइक्रोफैरेड और QAB। बात समझ में आ गई ना सभी को? ठीक। अब वैल्यू पुटिंग कर देते हैं। तो QAB की वैल्यू बोलो उधर से 168/29 और बटे में C4 भी लिखना है। तो C4 लिखने का मतलब यहीं पे लिख दीजिए 4। कोई दिक्कत की बात तो नहीं, बहुत बढ़िया, है ना। क्योंकि वो माइक्रो कुलाम में, तो ये भी माइक्रो वोल्ट में, माइक्रोफैरेड में आ जाएगा, तो माइक्रो कैंसिल होगा, आंसर वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है ना। कुछ सॉल्व कर लेते हैं, कट जाएगा क्या? ये आ जाएगा 4 × 16 और 4 दूनी 8, 42/29। V इन माइक्रो 4 माइक्रोफैरेड, आंसर आ जाएगा 42/29 वोल्ट। ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत ज्यादा आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, इस नंबर को इस पे भाग लगा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा आपका उत्तर। हालांकि ये भी लिख देंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक। अब नेक्स्ट सवाल उधर से पढ़ते हैं, सवाल नंबर 1 से। इसको अपना आराम से लगा लेना सब लोग। ठीक। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो कोशिश करिए कि अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिएगा, है ना। क्योंकि बोर्ड एग्जाम का टाइम चल रहा है, आपको डेली क्लास पे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और आपने केमिस्ट्री का मॉडल पेपर तो देखा ही होगा, है ना। तो वैसे ही आपको कम से कम केमिस्ट्री के 10 मॉडल पेपर करवा दिए जाएंगे जब तक बोर्ड परीक्षा आनी है आपकी। और सेम उतने कम से कम फिजिक्स के भी करवाए जाएंगे और बायो के भी करवाए जाएंगे। और आपके जो हाई स्कूल के भाई बहन है उनको भी ऐड कर लीजिएगा, हाई स्कूल के भी मॉडल पेपर आ जाएंगे कम से कम 10। तो कुल मिलाकर 10 मॉडल पेपर सभी के करवाए जाएंगे। ठीक। इसलिए अभी नहीं करवाए जा रहे हैं क्योंकि अभी टाइम बहुत ज्यादा है। ठीक। तो अभी सिर्फ क्लासों में न्यूमेरिकल देखते रहिएगा, जो बोर्ड के पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल कह रहा है धातु के 2 गोले जिनके व्यास दे रखे हैं, एक का 12 सेंटीमीटर और दूसरे का 8 सेंटीमीटर। तो क्या करिए आप, धातु के 2 गोले बना लेते हैं, एक छोटा बना लिया और एक बड़ा बना लिया। एक का व्यास है 12 सेंटीमीटर और अगले का व्यास है 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब सवाल क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया जाता, मतलब दोनों के वोल्टेज कॉमन है, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पृष्ठ घनत्वों का अनुपात का मतलब है इसके पृष्ठ घनत्व को मान लीजिए सिग्मा और इसको मान लीजिए सिग्मा 2। तो इसका मतलब है कि सवाल की जो डिमांड है वो है सिग्मा 1 अनुपात सिग्मा 2। बस ये सवाल है, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला काम इनकी रेडियस निकाल लीजिए। तो यहां से अगर हम रेडियस निकालें तो बोलो कितनी आ जाएगी? व्यास की आधी होती है, तो बहुत ज्यादा 12/2 कर लीजिए, तो आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार इसकी निकाल लीजिए, तो इसकी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। यहां तक कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया। अब सिग्मा का चूंकि तुम्हें फार्मूला आना चाहिए, तो सिग्मा का एक यूनिवर्सल फार्मूला होता है Q/A। अरे पृष्ठीय आवेश घनत्व इसको बोलते हैं, एकांक पृष्ठ पे भरे चार्ज को ही क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, मात्रा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। बहुत बढ़िया। अब सिग्मा निकालने के लिए तो हम पहले सिग्मा को ही सॉल्व कर देते हैं, इसको ही पूरा बढ़ा देते हैं, फिर रेशियो निकाल देंगे आराम से। अब बताओ हम क्या लिखेंगे। चूंकि जो गोले हैं वो जो धातु के गोले वो गोल है, इसलिए गोली चालक पर आवेश कितना होता है कैपेसिटर के रेंज में, तो आपने पढ़ा होगा Q बराबर CV बटे में क्या A। अब याद करिए आप, विलगित गोली चालक की धारिता कितनी होती है, तो अगर आप सही से याद हो तो 4πε0 इनटू रेडियस को तुमने R माना, जबकि डेरिवेशन में कराया जाता तो स्मॉल r मान लेते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है।
यहाँ तक समझ आया ना। तो अपने को सिग्मा का एक फार्मूला मिल गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आरवी बटे में ए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, चूंकि रेडियस अलग है तो जाहिर सी बात है सबके एरिया भी अलग अलग ही होंगे, है ना। तो गोले का एरिया उम्मीद करते हैं हर बच्चे को याद होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस रेशियो को उठाते हैं और यहाँ पे पुट करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 बराबर सिग्मा 1 की वैल्यू बोलेंगे यहां से सब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या आप चाहो तो थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, आर से आर कैंसिल, ठीक है ना। तो बताओ ऊपर क्या बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी। वी क्यों लिखा हमने, क्योंकि दोनों के वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है। बटे में बोलो क्या लिखे 4 पाई R1। क्या यहां तक समझ आया, बहुत बढ़िया, ठीक है। R1 क्यों लिखा, क्योंकि हमने पहले गोले का लिखा हुआ है, ठीक। यही बात दूसरे के लिए लिख दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी और बटे में बोलो 4 पाई R2। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब सभी जानते हैं हम इस वैल्यू को ऊपर गुणे में भी लिख सकते थे, कैसे वो चीज एक बार बता देते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी बटे में बोलो 4 पाई R1 इंटू इस वैल्यू को हम पलट करके गुणे में लिख सकते हैं 4 पाई R2 अपान बोलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी। जो कट रहा है वो काट दीजिए आसानी से, तो ये वाला पूरा पूरा टर्म चला जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो जो सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2 आएगा वो आ जाएगा R2 बाई R1, है ना। अब R2 और R1 की वैल्यू सवाल में दे रखी है, इसको R1 मान लीजिए और इस वाले को R2। ये पहला गोला और वो दूसरा गोला है। R2 की वैल्यू सवाल में बोलो कितनी है, तो हम इसको बराबर में लिख सकते हैं 4, चूंकि रेशियो में वैल्यू तो यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 4 और ये बोलो कितना 6। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 2/3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा अनुपात सिग्मा 2 बराबर जो आंसर आएगा वो 2:3 आ जाएगा। इसमें कोई गंदी बात नहीं है। समझ में आ गया सभी को, समस्या सॉल्व, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं यार, सवाल नंबर 2 को पढ़ लेते हैं और आराम से आप देख सकते हो और आराम से इसको आप लगा भी लीजिएगा, ठीक है। चलो सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहा है एक समांतर प्लेट है, कैसा प्लेट है, समांतर प्लेट। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपको याद होगी, ठीक। वाई संधारित्र की धारिता 16 पिकोफैराड है। तो सबसे पहले इसी को निपटा देते हैं। पहले आपको याद रखना है कि वाई संधारित्र को सी नॉट लिखते हैं, मीडियम के या माध्यम के संधारित्र को सी डैश भी लिखते हैं और सी एम भी लिखते हैं, एम फॉर मीडियम। तो वाई संधारित्र की धारिता कितनी है, सी नॉट। और वाई संधारित्र की जो धारिता होती है एक्चुअल में उसका सूत्र ये होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और इसी की वैल्यू सवाल में दे रखी है 16 पीएफ। जिन बच्चों को नहीं आता है उसको बता दें पिकोफैराड लिखा है, पिकोफैराड। और पिको को चेंज करने के लिए एसआई यूनिट में 10⁻⁻12 से गुणा कराया जाता है, ठीक है ना, फैराड। समझ में आया सभी को, बहुत बढ़िया। 16 पिकोफैराड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दो, है ना, तो कह रहा है डी बराबर कितना कर दो, 2/3 मतलब 2/3। यहां मतलब चूंकि माध्यम के लिए जा रहा है तो इसलिए डी डैश लिखो, डी डैश लिखेंगे तो कह रहा है दूरी का 2/3। तो पहले की दूरी मान लीजिए डी है ना, इंटू इसका कितना कर दिया 2/3, यानी पहले वाली दूरी का 2/3 ले लिया हमने, 2/3 ले लिया है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए तथा उनके बीच तीन परावलयतांक का पदार्थ भर दिया जाए। यानी सवाल में के की वैल्यू भी दे रखी है कितनी, 3। देन आपको फाइंड करना है तब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। उम्मीद करते हैं सभी को एक चीज तो याद होगी, अगर हम धारिता में समांतर प्लेट संधारित्र में दूरी घटा देंगे तो सी बढ़ जाएगा और के बढ़ा देंगे तो भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो इस नंबर से ज्यादा आने वाला है। इसका मतलब हमें निकालना है सी एम लिखो, चाहे कोई सी डैश भी लिख देते हैं, ठीक है। जब माध्यम के लिए लिखा जाता है तो फार्मूला होता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। डी लिखना चाहिए कि डी डैश, तो आप कहेंगे डी डैश लिखना बेटर है ना। अब बताओ क्या करें, अब क्या करें, तो के की वैल्यू बोलो कितनी है सवाल में, 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए, और डी डैश की वैल्यू बोलो कितनी है, डी इंटू 2/3। उम्मीद करते हैं यहां तक सभी बच्चे को आया होगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो अगर तुम, तो एप्सिलॉन नॉट ए और बटे डी, इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है कितनी, 16 × 10⁻12 फैराड।
तो इस वाले पूरे टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा अलग कर देते हैं। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 गुणे 3 9 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और बटे में कितना लिख दें, ये वाला 2। ये सवाल बन गया है ना। अब ध्यान से देखेंगे तो सी डैश बोलो कितना आएगा, तो 9/2 गुणे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू यहां से निकल आएगी 16 गुणे 10 की पावर -12। ये कटेगा तो कितनी बार आ जाएगा, 8 बार। 9 की गुणा 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 इंटू 10 टू पावर -12 फैरेड। आप इसे चाहो तो ये लिख सकते हो 72 पिको फैरेड, जो कि लॉजिकल के आंसर है, क्योंकि जिस यूनिट में दे रखा उसी यूनिट में हमने आंसर लिख दिया है। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो ये रहा आपका मजेदार सवाल। अब देखते हैं लास्ट सवाल। और आपने देखा ना, ये सी नॉट और ये सी डैश, जैसे ही हमने दूरी को घटाया और के को बढ़ा लिया तो आपका आंसर बढ़ गया। पहले था 16 पिको फैरेड, अब आया 72 पिको फैरेड, ठीक है। अब लास्ट सवाल एक और देख लेते हैं, फिर आपको एक अच्छी जानकारी दे देते हैं और उसी के साथ क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो इससे भी मजेदार होने वाली है, ठीक है। सवाल नंबर लास्ट, जो कि डायग्राम वाला है। चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये रहा आपका संधारित्र, आपको इसमें संचित ऊर्जा निकालनी है ना। संचित ऊर्जा के लिए हमारे पास सूत्र होता है 1/2 CV², है ना। तो सवाल में ध्यान से अगर आप देखें तो हाफ इंटू सी की वैल्यू सवाल में दे रखी कितनी, 2 गुणे 10 की पावर -6। अब मिसिंग कौन है, V, तो V को आप निकाल लीजिए। V निकालने के लिए आपको क्या क्या दे रखा है, तो ध्यान से देखेंगे, रेजिस्टेंस का एक सेटअप दे रखा है और करंट दे रखी है। तो आप जाहिर सी बात है ओम का नियम कैरी करेगा। तो ये अगर हम इस तार को पकड़े और ऐसे सीधा कर दे तो आप सभी को ये वाला टोटल टर्म कौन से क्रम में दिख जाएगा, श्रेणी। तो 2 2 3 5 5 5 10, क्योंकि श्रेणी क्रम में सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2, है ना। तो ध्यान से देखेंगे, R सीरीज मतलब श्रेणी क्रम, क्या लिखे बोलो, 2 + 3 + 5 मतलब टोटल आ गया 10 ओम, है ना। ये आ गया R बराबर 10 ओम। अब करंट भी दे रखी है तो हमें वोल्टेज लिखना है बस। तो V बराबर कितना आ जाएगा, IR। I की वैल्यू सवाल में कितनी है, 2, जो कि ये लिख रखी है। R की वैल्यू 10, इसका मतलब वोल्टेज कितना आ गया, 20। इस वोल्टेज को उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए, जो कि इंटू V² के सूत्र में है ना। अब बताओ क्या लिखें, 1/2 इंटू 2 गुणे 10 की पावर -6 इंटू V की जगह 20 की वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए, तो 20 का स्क्वायर, है ना। ये 2 से 2 मर जाएगा, तो आंसर बोलो कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर होता है 400 गुणे 10 की पावर -6। आप इसे लिख सकते हैं 4 गुणे 10 की पावर -4 जूल। ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये मजेदार क्लास एंड होती है और अगली क्लास में हम क्या शुरू करने वाले हैं, आप वही बस जानकारी देनी थी आपको। और हम चाहते हैं कि देखो 6 क्लास तक तो हमने आपको थ्योरिकल, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पूरे करवाए थे, है ना, यानी 2 यूनिट। पर आगे अब पेपर के तक हालात खराब है, मतलब सही से खत्म नहीं किया जा सकता। पर एक जुगाड़ है अपने पास और वो ये है कि हम हर चैप्टर के कम से कम 2 क्लासें लेंगे और 2-2 क्लास में 10-15 न्यूमेरिकल मेन वाले जितने भी बोर्ड में बन सकते हैं उन न्यूमेरिकल को लेकर के निपटा देते हैं, है ना। तो वो क्लासें आपको डेली कल से मिलना शुरू हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब हम शुरू करेंगे गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र का न्यूमेरिकल पार्ट नंबर 1, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।